हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पहले वीडियो हो चुकी है उसमें महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका संसद रहेगा यानी कि पार्लियामेंट। तो इससे संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसके अंतर्गत आपका धन विधेयक परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को भेजता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो वो आपका 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। किस पर? 1971। ठीक है, आगे है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयन होता है। जो लोकसभा सदस्य का अध्यक्ष होता है वो आपका उन्हीं सदस्यों में से चयनित होता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद 249 में आता है। तो 249 में कौन सा अनुच्छेद आता है? एकांतिक शक्ति का। ठीक है, फिर है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। तो जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें आपके राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। किससे है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से आपका संबंधित है। कौन सा? आपकी संविधान की चौथी अनुसूची। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो लोकसभा होती है उसकी जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। तो कौन सा एक प्रावधान? तो 105 का जो प्रावधान है वो निर्धारित करता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो गणपूर्ति सदन की जो कुल सदस्य संख्या होती है वो आपकी 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। ठीक है, आगे है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी होती है। जैसे लोकसभा की 552 होती है उसी तरीके से राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। ठीक है, आगे है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन लोकसभा संसद का जो लोकसभा होता है उसके सदन के ही अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है। तो वो आपका अनुच्छेद 253 है। कौन सा है? 253। ठीक है, फिर है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। जो भारतीय संसद होती है उसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। आगे है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा। तो ये आपका 2023 में 2026 तक आपका सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका
कि संसद से संबंधित अनुच्छेद संबंधित विषय वस्तु है। तो संसद से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, फिर उससे संबंधित विषय। तो अनुच्छेद आपका जो 79 है उसमें संसद का गठन किया गया है। 80 में आपका राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का जो वर्णन है वो दिया गया है। साथ ही 83 में आपके संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित प्रावधान है। 84 में संसद की सदस्य के लिए अर्हता से संबंधित है। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन से संबंधित है। 86 आपका जो है वो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने के अधिकार से संबंधित है। और 87 आपका राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण से संबंधित है। ठीक है, आगे है आपका 88 कि सदनों के संबंध में का सभापति तथा उपसभापति से संबंधित है। ठीक, फिर 90 है कि राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने से संबंधित है। 91 जो अनुच्छेद है आपका वो सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका 92 कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, तो उसका क्या होगा, पीठासीन न होना से संबंधित आपका फिर है 93 कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित है आपका 93 अनुच्छेद। फिर है 94 कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है आपका 95 कि लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति से संबंधित है। आगे है कि जब 96 की जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 96। 97 है कि सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से संबंधित है। 98 आपका संसद का सचिवालय से संबंधित है। 99 आपका सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने से संबंधित है। 100 आपका जो है वो दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गण पूर्ति से संबंधित है। 101 आपका स्थानों का रिक्त होने से संबंधित है। 102 संसद की सहायता के लिए निर्भरता से संबंधित है। 103 आपका सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने से संबंधित है। 104 आपका अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पहले अर्हता न होने अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने का दंड से संबंधित होता है। फिर है कि भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। जो चुनाव आयोग है वो आपका संसद तथा विधानमंडल दोनों चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 31वें संविधान संशोधन के तहत 525 से बढ़कर 545 हो गई थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा जो है उसमें कौन सा सदन ऐसा है जिसकी जो सदस्य संख्या है वो सबसे अधिक है, तो जो आपकी राज्यसभा होता है जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक आपकी 552 हो सकती है और राज्यसभा में 250 हो सकती है। ठीक है, आगे है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए मार्गदर्श सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं, तो वो मध्य प्रदेश है जहां पर 6 सीटें हैं आपकी अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, आगे है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो आपातकाल की घोषणा होती है उसके दौरान जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत कर सकता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की जाती है, तो जो न्यूनतम आयु है वो आपकी
25 वर्ष निर्धारित की जाती है लोकसभा के लिए। ठीक है, आगे है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसकी 545 सदस्य संख्या है। ठीक है, फिर है कि लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं, तो जो सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस देश हैं, तो यूपी के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी महाराष्ट्र से हैं, और कितनी है, तो 48। नेक्स्ट है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन है वो आपका लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख। इसी के साथ आपकी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय भी इसी में होता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते से संबंधित भी है। फिर है कि ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है वो भी संसद ही आपका पेश करता है, सदन। फिर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन भत्ते एवं पेंशन होती है वो भी इसी में ही होता है। फिर ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारतीय घोषित किए जाते हैं वो सभी आपके इसी में ही संसद में ही निहित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन है कि परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जो संख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका उन्नाव है, यानी कि उन्नाव में है। ठीक है, फिर आता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो जो लोकसभा का पहला आम चुनाव था वो 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था और 22 फरवरी 1952 के मध्य तक चला था। ठीक है, आगे है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करते तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि आपका लोकसभा अध्यक्ष है उसे अगर उसके कार्य से पहले हटाना है तो होगा क्या कि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें कि हाँ इन्हें हटाना है। फिर है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाई जाती है, तो वो एक साल में लोकसभा के जो सत्र हैं वो 2 बुलाए जाते हैं। इसी के आगे है कि लोकसभा में बिहार के 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बराबर आपकी बिहार की 40 सीटें हैं। ठीक है, फिर आगे है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष का होता है। इस चीज़ में आगे है आपका कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा जो उसका कर्तव्य है वो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है, आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने मत का प्रयोग किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में कर सकता है। ठीक है, फिर है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके जीवी मावलंकर थे। फिर है कि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा इसी में कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल जो है वो आपका 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यों के जो विधानसभा के द्वारा आपके राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, फिर है कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। नेक्स्ट है कि संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं। फिर है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो वो आपकी नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा सदस्य की नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी और इनका कार्यकाल 1980 से 1986 रहा था। ठीक है,
फिर है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी मीरा कुमार थी, जिनका कार्यकाल 2009 से 2014 तक रहा था। ठीक है। फिर है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आगे है कि वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो आपके जीवी मावलंकर थे। ठीक है। फिर है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। आगे है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सबसे ऊपर है। फिर है कि भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का जो व्यय है वो भारित नहीं होता है। ठीक है। इसी के साथ आगे है आपका कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित करते हैं। फिर है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। फिर है कि बजट की रूपरेखा किस विधान के द्वारा तैयार की जाती है, तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। आगे है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है, तो वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। ठीक है। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। फिर है कि कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं है, तो इसका निर्णय कौन लेगा, तो इसका जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। ठीक है। आगे है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। फिर है कि लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है, तो ये एक निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुमति देता है। अब ये आपका साधारण विधेयक एवं धन विधेयक से संबंधित इनमें तुलना दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें तुलना करी गई है। तो इसमें जैसे पहला है साधारण विधेयक, फिर दूसरी साइड है आपका धन विधेयक। तो जो साधारण विधेयक में लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है केवल, और जो धन विधेयक है वो आपका केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। और जो साधारण विधेयक है उसमें मंत्री तथा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। जो साधारण विधेयक होता है अगर उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, लेकिन अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो जरूरी होती है। ठीक है। फिर जो साधारण विधेयक है इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसे राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसी के आगे है आपका कि जो साधारण विधेयक है उसे दोनों सदनों में सहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो धन विधेयक है उसमें दोनों सदस्यों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, क्योंकि इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। फिर है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, लेकिन धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। फिर है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और जो धन विधेयक है उसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। फिर है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन
संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो अब आगे आप करने एक और थोड़ा सा और बचा है, संसद से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। तो अब आएगा आपका कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन से संबंधित है। तो जो प्राक्कलन समिति है आपकी, वो संसद की लोकसभा के सदस्यों से संबंधित है। फिर है कि कोई भी कानून विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो आपकी साधारण विधेयक या वित्त विधेयक दोनों के संबंध में बुलाई जा सकती है। जो साधारण बैठक होती है वो दोनों के ही संबंध में बुलाई जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि संसद को 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए। तो 2 सत्रों के मध्य संसद में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। फिर है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो बिना संसदीय स्वीकृति के वो व्यय कर सकता है। ठीक है, फिर है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है। तो जो लोकसभा में जो विधेयक में जो आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो कटौती प्रस्ताव है उसे समापन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकते हैं। तो 14 दिन तक रोक सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, आगे है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद है कि संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तो वह कौन सी समिति है। तो वो आपकी प्राक्कलन समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, आगे है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। ठीक है, फिर है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसी के साथ आगे आपका क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों में से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साथ ही आपका सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक है वो किस विधेयक पर हुई है। तो वो आपकी दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी 1961 में। फिर है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। फिर है कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा होती है। तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनकी सदस्य की नियुक्ति होती है। फिर है कि संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त तो नहीं समझी जाती है जब तक वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, फिर आगे है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो वह राज्य सूची में अपना कानून बना सकती है। ठीक है, आगे है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है। तो जब मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन देता है तब उसे रोका जा सकता है। ठीक है, आगे है आपका कि संसद के द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है। तो 18 वर्ष होती है। ठीक है, फिर है कि राज्यसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो 1 घंटा हो सकती है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। इसके बाद है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है। तो वो आपकी न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है।
आगे है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश से लिया गया है, तो वो भारत की ही देन है। किसकी है? भारत की। फिर है कि सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, तो जो प्रथम घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है आगे आपका कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 आपके लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो यहीं आपका जो संसद है, आपका सदन है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज का आपका कंटेंट आपका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।